कहानी की शुरुआत टाओ नाम के आदमी से होती है, जो अपने बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया था। थोड़ी जांच के बाद उसने अपने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया और इस बार उनका शिकार था जंगली भैंसों का एक झुंड, जो उनसे कुछ ही दूरी पर मौजूद था। उसके बाद टाओ और उसके साथियों ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया और टाओ के एक आदेश पर सभी लोगों ने एक साथ जंगली भैंसों पर हमला कर दिया। वो जंगली भैंसे भी इतनी आसानी से हारने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना बचाव करने के लिए आदमियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तभी सभी आदमियों ने एक साथ अपना बाला उनकी ओर फेंका, जिससे डरकर जंगली भैंसों ने उल्टी दिशा की ओर भागना शुरू कर दिया, जहां एक काफी गहरी खाई मौजूद थी। और देखते देखते सभी जंगली भैंसे उसमें कूदना शुरू कर दिया। अब तक सभी टाओ के प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी एक जंगली भैंसा खाई में कूदने की बजाय केरा नाम की एक लड़की की तरफ भागने लगा। असल में ये केरा का पहला शिकार था और अनुभव की कमी की वजह से उसने उस भैंसे की डर की वजह से भागना शुरू कर दिया। भैंसे ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद वो जमीन पर जा गिरा। वो भैंसा भी इतना करने से रुका नहीं, वो एक बार फिर से घूम कर केरा की तरफ भागने लगा। इस बार वो उसे सीधा उठाकर खाई की तरफ भागने लगा। टाओ ने पीछे से उस जंगली भैंसे पर हमला तो किया, पेट में बाला लगने के बावजूद भी वो जंगली भैंसा सीधा जाकर खाई में कूद गया। टाओ और उसके साथी केरा को बचाने के लिए खाई की तरफ भागी और उन्होंने वहां जाकर देखा कि केरा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था। वो ज्यादा देर तक पत्थर को पकड़ नहीं पाया, जल्दी हाथ छूटने की वजह से नीचे गिर गया। किस्मत से केरा सीधा खाई में नहीं गिरा, बल्कि वो बड़ी सी चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया था। असल में केरा टाओ का बेटा था, इसलिए टाओ नीचे जाकर केरा को बचाना चाहता था, पर उसके साथी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद रात भी हो गई। टाओ को अब भी विश्वास था कि शायद उसका बेटा बच सकता है, इसलिए वो अब भी वहाँ बैठकर केरा को आवाज लगा रहा था। और बस्ती का मुखिया होने की वजह से वो ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रुक सकता था, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें खाना लेकर बस्ती तक पहुँचना होगा। इसलिए अगली सुबह टाओ ने एक बारी देर से अंतिम पूजा करके वहाँ से निकलने का फैसला किया। और वही नीचे पड़े केरा को होश नहीं आया था और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक चील की नजर पड़ी और अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर वो तुरंत ही केरा के पास पहुँच गई। वो जैसे ही केरा को खाने के लिए आगे बढ़ी, उसे तुरंत ही होश आ गया और उसने एक ही बारी में चील को पकड़कर अपने से दूर कर दिया। अपने आप को चट्टान पर देखकर केरा बहुत घबरा गया और उसने मदद के लिए जोर जोर से टाओ का नाम चिल्लाना शुरू कर दिया। और जल्दी उसे एहसास हो गया कि उसकी मदद करने के लिए वह कोई नहीं था। केरा ने भी सोच लिया कि वो इतनी आसानी से मरेगा नहीं, इसलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया। इस कोशिश में उसका पैर भी फिसल गया, पर सही समय पर उसने चट्टान को फिर से पकड़ लिया। लेकिन अब उसके पास नीचे से कोई सहारा नहीं था। वो ज्यादा देर तक अपने हाथों पर लटका तो नहीं रह सकता था, इसलिए उसने पूरी जान लगाकर चट्टान को पकड़े रखा। कुछ देर बाद वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी और देखते देखते नीचे इकट्ठा हुए पानी ने एक नदी का रूप ले लिया। केरा का मानना था कि अपनी जान बचाने के लिए उसके पास आखिरी मौका है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी। और जब अगली सुबह उसकी आँख खुली, वो एक सुनसान जगह पर था। तभी उसका ध्यान अपने पैर की ओर गया, जिसे वो हिला तक नहीं पा रहा था। जूते उतारने पर उसने देखा कि उसके पैर की हड्डी हिलने की वजह से उसका पैर काफी सूज रखा था। उसने तुरंत ही दो पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी हड्डी को वापस अपनी जगह पर लाया। फिर उसने अपने जूते पर लकड़ी लगाकर चलने के लिए अपने पैर को सहारा दिया। केरा अपने साथियों के पास जाना चाहता था, इसलिए उसने पहाड़ी की चोटी पर जाने का फैसला किया, जहाँ पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी जिन्हें टाओ ने अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें देखकर केरा अंदर तक टूट गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। जब उसने गौर से देखा, उसकी नजर भेड़ियों के झुंड पर पड़ी, जिन्हें देखते ही केरा ने अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। पर वो भेड़िए से थोड़ी ना तेज भाग सकता था। भेड़िए जल्दी उसके बहुत करीब पहुंच गई, तो उनसे बचने के लिए उसने एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। और इसी बीच एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया। केरा ने तुरंत ही अपना चाकू निकाल कर उस भेड़िए को मार गिराया, जिसके बाद वो भेड़िए तो जमीन पर गिर गया, पर अभी भी उसके साथी उस पेड़ के नीचे ही खड़े थे। इसलिए केरा ने उनके जाने तक वहाँ ही रुकने का फैसला किया, जिसके बाद उसे पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारनी पड़ी। और अगली सुबह जब उसकी आँख खुली, उसने देखा कि भेड़िया अपने जख्मी साथी को छोड़कर चले गए थे। केरा ने सबसे पहले अपने चाकू को एक लकड़ी पर बांधकर अपने लिए एक हथियार बनाया, जिसके बाद वो जख्मी भेड़िए को मारने के लिए उसके पास गया। लेकिन उसे ऐसी जख्मी हालत में देखकर केरा का दिल पिघल गया और उसने इस भेड़िए की जान को बख्शने का मन बना लिया। जिसके बाद उसने अपनी सुरक्षा के लिए रस्सी की मदद से भेड़िए का मुंह बांधा और फिर अपने कंधे पर उठाकर एक गुफा की ओर चल दिया, जहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। अगली सुबह केरा ने कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़कर चोट पर लगा रहा था, तभी भेड़िए ने अपने मुंह पर बांधी रस्सी खोल दी। ये देखने के बावजूद भी केरा शांति से बैठा रहा और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को पानी देने की भी कोशिश की। वो भेड़िया
बेड़िया अपने दांत दिखाकर केरा को डरा रहा था, लेकिन केरा ने फिर भी अपने आप को शांत रखते हुए उसे पानी देने की कोशिश की और केरा के इस बर्ताव को देखकर वो बेड़िया भी शांत हो गया, जिसके बाद उसने केरा के दिए पानी को भी पिया। ये देखकर केरा काफी ज्यादा खुश था। थोड़ी देर बाद उसने बेड़िया की चोट पर चिपके हुए कीड़े भी हटाई और उन्हें बेड़िया को खाने के लिए दे दिया। वो जानता था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार करने की जरूरत है, इसलिए उसने इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अगले दिन एक खरगोश का शिकार करके लाया। वो उन्हें पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी उस बेड़िया ने आगे बढ़कर खरगोश को छीनने की कोशिश की। केरा जानता था कि बेड़िया को काबू रखने के लिए उसे खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाना पड़ेगा, इसलिए उसने तुरंत बेड़िया को डराकर पीछे कर दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए जमीन पर पड़े एक खरगोश को दांत से चबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर बेड़िया चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। उस रात केरा ने कई दिन बाद खाना खाया। वही दूसरी तरफ वो बेड़िया चुपचाप बैठकर केरा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद केरा ने उसे भी खाना दे दिया। उसने ये बात बेड़िया को साफ साफ जिता दी कि उसे खाना खाने के लिए केरा की इजाजत की जरूरत है। अगले कुछ दिन तक आराम करने के बाद केरा ने बर्फ गिरने से पहले ही वापस अपने घर जाने का फैसला किया। वो बेड़िया को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने बेड़िया को अपने परिवार को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वो बेड़िया वहाँ से हिलने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए केरा ने उसे वहीं पर छोड़कर अकेले घर जाने का तय किया और उसके बाद निकलते ही बेड़िया ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ऐसे ही चलने के बाद केरा ने परेशान होकर बेड़िया को भगाने के लिए एक लकड़ी उसकी तरफ फेंकी, लेकिन डरकर भागने की बजाय वो बेड़िया उस लकड़ी को उठाकर केरा के आगे भागने लग गया। इससे पहले कि केरा को समझ पाता, उसकी नजर पास ही खड़े एक जंगली सुअरों पर पड़ी, जिन्हें देखते बेड़िया अपनी पूरी रफ्तार से उस सुअर की तरफ भागा। केरा डर के मारे अपना भाला लेकर खड़ा हुआ था। जैसे वो जंगली सुअर बेड़िया से बचने के लिए केरा की तरफ भागा, केरा उसे मारने के बजाय चुपचाप देखता रहा, जिसके चलते वो सुअर भागने में कामयाब हो गया। ये देखकर बेड़िया काफी ज्यादा नाराज था कि केरा की गलती की वजह से अब उन दोनों को खाना नहीं मिलेगा। पर थोड़ी देर बाद उन दोनों के बीच में समझौता भी हो गया। केरा ने उस बेड़िया का नाम अल्फा रखा। अगले कुछ दिनों में उसने अल्फा की मदद से केरा काफी अच्छा शिकार करना सीख गया। अब वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को काफी अच्छा समझने लगे थे, यहाँ तक कि रात को अल्फा केरा को गर्म रखने के लिए उसके साथ चिपक कर सोता। वहीं केरा को भी इन सब में काफी मजा आ रहा था। कुछ दिनों बाद सर्दियों के आते ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढक गया, लेकिन केरा और अल्फा अपने लिए किसी तरह शिकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक दिन पैर के नीचे की बर्फ टूटने की वजह से केरा सीधा पानी में जाकर गिर गया और अब उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वही अल्फा भी अपने वजन से बर्फ को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, पर उसका वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार केरा ने अपने चाकू की मदद से रास्ता बना ही लिया, जिसके बाद अल्फा की मदद से केरा जैसे तैसे ऊपर आ गया। अगले दिन रास्ते में केरा की नजर टेंट के पास बैठे एक आदमी पर पड़ी। उसे देखते ही वो खुशी से झूम उठा, पर जैसे वो उस आदमी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वो आदमी पहले बर्फ की वजह से जमकर मर चुका था। इसके बाद उसने टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। केरा ये देखकर बहुत निराश हुआ। वो किसी भी हालत में अपने परिवार से मिलना चाहता था, इसलिए एक बार फिर से वो दोनों इस सफर में चल दिए। थोड़ी देर बाद उनकी नजर सामने से आ रहे बर्फीले तूफान पर पड़ी और चीजों को और मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे आ रहे थे। केरा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अल्फा के साथ एक गुफा की तरफ भागना शुरू कर दिया। सामने से आ रहे तूफान और पीछे से आ रहे कुत्तों के बावजूद सही समय रहते गुफा के अंदर पहुंच गई। अंदर पहुंचते केरा और अल्फा कुत्तों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद समझ गए कि कुत्ते जरूर तूफान में फंस गए होंगे, खतरा टल चुका है। लेकिन अल्फा अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। कुछ ही सेकंडों बाद उनके सामने काले रंग का एक तेंदुआ आया। उसने केरा को देखते ही उसके ऊपर हमला कर दिया, पर केरा को बचाने के लिए अल्फा उसके सामने आ गया, जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। केरा पहले तो बहुत डरा हुआ था, पर वो जानता था कि अगर उसने तेंदुआ को नहीं मारा अल्फा का जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसने सारी हिम्मत इकट्ठा करते हुए उसने एक तीर तेंदुए की तरफ छोड़ दिया, जिसके लगते ही तेंदुआ जमीन पर गिर गया। केरा ने अल्फा को आवाज लगाई, जो तेंदुए के साथ ही पड़ा हुआ था। केरा के बार बार आवाज लगाने पर अल्फा ने थोड़ी देर बाद तेंदुए की पकड़ से खुद को आजाद करवा लिया। वो केरा की तरफ भागा, पर जख्मों की वजह से वो दोबारा नीचे गिर गया। केरा जानता था कि अल्फा ने कई बार उसकी जान बचाई है, इसलिए वो किसी भी हाल में अल्फा को अपने साथ घर ले जाना चाहता था। अगली सुबह उन दोनों ने वापस अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया और कुछ घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला, जिस पर केरा की बस्ती का निशान बना हुआ था, जिसका मतलब था कि अब वो लोग अपने घर से थोड़ा ही दूर थे। अब धीरे धीरे अपने जख्मों की वजह से अल्फा के कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो बेचारा नीचे गिर गया। केरा चाहता था कि अल्फा किसी भी तरह उसके साथ घर पहुंच जाए, लेकिन अल्फा
के चेहरे को देखकर वो समझ गया कि अल्फा अपने पैरों पर नहीं चल सकता, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। इसलिए उसने अल्फा को अपने हाथों पर उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिसके बाद इसी तरह वो रात भर चलते रही और अगले दिन भी उन्होंने अपनी हिम्मत के भरोसे कई सारे पहाड़ों को पार किया और आखिरकार एक जगह पर पहुंचकर केरा को अपनी बस्ती दिखाई दी। वो अल्फा को अपने हाथों में लेकर सीधा उस बस्ती की तरफ पहुंच गया। जहां पहुंचते ही वो नीचे गिर गया। टाओ केरा को अपने सामने जिंदा देखकर काफी हैरान था। उसने तुरंत ही अपने बेटे को पकड़ लिया। तभी केरा की माँ भी वहाँ पहुँच गई। उसने अपने बेटे को दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। केरा भी अपने माता पिता को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। तभी उसने अपने पिता को किसी भी हालत में अल्फा को बचाने के लिए कहा, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और जब उसकी आँख खुली तो उसे पता चला अल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है, जिससे पता चला कि अल्फा मादा भेड़िया थी और वो अपने पूरे सफर में पेट से थी। इसके बावजूद भी उसने केरा का पूरा साथ दिया। ये जानने के बाद केरा के मन में अल्फा को लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।